हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक हॉरिजॉन्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था यहाँ पर टेबल को पूरा कंप्लीट किया था एंड नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर मतलब इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर इलस्ट्रेशन के अंदर हमको जितनी भी चीज़ें दी गई है उनको सभी को आज हम इस लेक्चर के अंदर क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमको पहले दिखाई दे रहा है पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली हमारी इस वर्ड की फ़ाइल के ऊपर किसी पिक्चर को इंसर्ट करने की अगर हमको ज़रूरत पड़ रही है ना, जैसे कभी कभी कंडीशंस के अंदर होता है कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर हमको पिक्चर्स भी लानी पड़ती है किसी चीज़ की, फ़ोटो वगैरह अगर हमको लगानी है, फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह कुछ भी, तो उसकी पिक्चर वगैरह लाने के लिए तो वो पिक्चर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले पिक्चर वाले ऑप्शन से उस पिक्चर को इंसर्ट करते हैं फाइल के अंदर। ठीक है, पिक्चर पर क्लिक करेंगे। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको वो पिक्चर ढूंढनी है जो आपको यहाँ पर इस फाइल के अंदर इंसर्ट करनी है। जैसे यहाँ पर हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर हमको जैसे ये वाली पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इस पिक्चर को हमने नॉर्मली सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक किया। ठीक है, तो इंसर्ट पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारी एक पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है इस तरीके से हमारे पेज के ऊपर, है ना। अब क्या करना है हमको, अब यहाँ पर जब हम पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर मेन्यूज़ बार के अंदर अब फॉर्मेट मेन्यू ऐड होगा। ठीक है, इस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर यहाँ पर पिक्चर से रिलेटेड उसमें सारे टूल्स दे दिए हैं, इन सारे टूल्स को हमको देखना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हमारा जो सबसे फर्स्ट दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जब भी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद इस फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको दिखाई देता है अरेंज के अंदर ये टेक्स्ट रैपिंग वाला ऑप्शन। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग वाले ऑप्शन के आप जाओगे रैप टेक्स्ट के ऊपर, और रैप टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है स्क्वायर। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट रहता है इन लाइन विथ टेक्स्ट आपको सिलेक्ट नहीं रहने देना है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी पिक्चर कहीं पर भी मूव नहीं हो पाती। इस तरीके से आप उसको मूव करना चाहते हो कहीं पर पेज के ऊपर तो वो आसानी से मूव नहीं होगी, वो मतलब जाम रहेगी एक तरीके से। वो उसको फ्री करने के लिए यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद ये पिक्चर आराम से इधर उधर मूव हो सकती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग में यहाँ पर हमको पहले दिखाई दे रहा है रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से हम पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर तो कोई बैकग्राउंड है नहीं जिसके अंदर हम किसी चीज़ को रिमूव कर सकें, है ना। इसलिए यहाँ पर हम इस पिक्चर को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है चेंज पिक्चर वाला। चेंज करेंगे पिक्चर को, चेंज पिक्चर पर क्लिक किया एंड यहाँ पर फ्रॉम अ फाइल, मतलब हमको कंप्यूटर के अंदर से लेना है फाइल को। यहाँ पर हम फ्रॉम अ फाइल पर ब्राउज़ कर लेंगे पिक्चर को एंड इस फोल्डर के अंदर हमको एक पिक्चर दिखाई दे रही है ये वाली। ठीक है, इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया एंड इंसर्ट किया तो ये पिक्चर चेंज हो गई हमारी। अब जैसे यहाँ पर इस वाली पिक्चर के अंदर एक पर्सन है एंड यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड भी है। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड को हमको रिमूव करना है, मतलब इस बैकग्राउंड को हटाना है, इन पिक्चर को बैकग्राउंड से अलग निकाल करके लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से बैकग्राउंड हमको पिंक होता हुआ दिखाई देगा, मतलब वो कट हो रहा है एक तरीके से। अब यहाँ पर जैसे इसका हेड कट हो रहा है तो यहाँ पर हेड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हेड भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मार्क एरिया टू कीप के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर पेंसिल का आइकन आ जाएगा, पेंसिल का कर्सर आ जाएगा। इस पेंसिल के कर्सर को हमको यहाँ पर जहाँ पर हमको बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना है वहाँ पर हमको इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, उस जगह पर बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा। उसके बाद मार्क एरिया टू रिमूव करना है तो मार्क एरिया टू रिमूव के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट की पेंसिल को। अब यहाँ पर ये वाला एरिया भी हमको रिमूव करना है तो यहाँ पर इसके ऊपर भी पेंसिल ड्रॉ कर दी तो ये वाला एरिया भी रिमूव हो गया। उसके बाद कर देंगे कीप चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारी पिक्चर बैकग्राउंड रिमूव हो करके इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आसानी से हम पिक्चर्स का बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। Ctrl+Z किया हमने, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पिक्चर को Ctrl+Y किया हमने। उसके बाद फिर नेक्स्ट करेक्शन के अंदर है पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ पर जैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को नॉर्मल चीज़ें हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इनका यूज़ क्या है ना कि एक बार, तो इसमें हमारी वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं अपनी पिक्चर के ऊपर। उसके बाद फिर कंप्रेस पिक्चर यहाँ पर छोड़ दीजिए, काम का नहीं है। उसके बाद फिर चेंज पिक्चर तो हमने देख ही लिया कि यहाँ पर इस पिक्चर को हम किसी दूसरी पिक्चर के अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो रीसेट पिक्चर है, रीसेट पिक्चर के अंदर क्या रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने इस पिक्चर के ऊपर कुछ ब्राइटनेस वगैरह इसकी बढ़ाई या फिर कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाया, फिर उसका कलर वगैरह चेंज किया,
जो भी एडिटिंग वगैरह हम यहाँ पर करेंगे उसको हमको रीसेट करना है, मतलब पहले जैसी पिक्चर ये थी वैसे इसको बनाना है। तो यहाँ पर हम रीसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी पिक्चर पूरी पहले जैसे रीसेट हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पिक्चर स्टाइल के अंदर। यहाँ पर हम पिक्चर की बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं इस तरीके से, मतलब सॉरी इसको हम फ्रेम में रख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमको फ्रेम्स दी हुई है, इनमें से कोई सी भी फ्रेम के अंदर हम हमारी पिक्चर को रख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर की बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर देखो आपको रेड बॉर्डर दिखाई दे रही है। उसके बाद बॉर्डर की विड्थ वगैरह यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर बॉर्डर की स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से डैश डैश में दे सकते हैं बॉर्डर्स को, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पिक्चर इफेक्ट। बॉर्डर हमने हटा दी कंट्रोल Z करके। पिक्चर के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हम यहाँ पर दे सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पहले दिखाई दे रहा है प्रीसेट। प्रीसेट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स आपको आ जाएंगे, जिस तरीके से ग्लोइंग इफेक्ट हमारी पिक्चर के ऊपर दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा सा, ये सारे इफेक्ट्स आएंगे। उसके बाद शेडो, तो शेडो में हम दे सकते हैं पिक्चर के अंदर, जैसे यहाँ पर आपको हल्की सी शेडो दिखाई देगी पीछे की तरफ, देखो ऊपर आपको एक शेडो दिखाई दे रही है हल्की सी, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, इसको हम शेडो बोलते हैं। शेडो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ भी देख सकते हैं, ये आउटर शेडो है। एंड ये नीचे जो दिखाई दे रही है इनर शेडो है, मतलब अंदर की तरफ शेडो आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये बैक में शेडो देना है, नीचे की तरफ शेडो देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या करता है, यहाँ पर हमारी पिक्चर का नीचे की तरफ रिफ्लेक्शन गिराता है, इस तरीके से यहाँ पर देखना आपने। रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक किया हमने, रिफ्लेक्शन के ऊपर कर्सर लेके गए माउस का। उसके बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन दे सकते हैं अपनी पिक्चर का नीचे की तरफ। जिस तरीके से पानी के अंदर या फिर रिवर के अंदर किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन गिरता है, उसी तरीके का रिफ्लेक्शन यहाँ पर हम दे सकते हैं इफेक्ट। उसके बाद फिर ग्लो, तो ग्लो इफेक्ट हमारे इस तरीके से पिक्चर की बॉर्डर पर शो होता है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज क्या करता है, सॉफ्ट एज हमारी पिक्चर की बॉर्डर को पेज के साथ मिक्स करता है। देखो यहाँ पर जितना हम इसके पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे उतनी हमारी पिक्चर जो है तो पेज के साथ मिक्स होती चली जाएगी, मतलब उसकी जो बॉर्डर रहेगी वो कम हो जाएगी ना। उसके बाद फिर बेवेल इफेक्ट क्या करता है, बेवेल इफेक्ट इस तरीके से जो होता है, जो कि थोड़ा सा 3D लुक दे देता है हमारी पिक्चर को। उसके बाद फिर 3D रोटेशन के अंदर हम पिक्चर को 3D रोटेट कर सकते हैं। ये नॉर्मली इफेक्ट्स थे जितने भी आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पिक्चर के ऊपर। उसके बाद फिर पिक्चर लेआउट के अंदर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है स्मार्ट आर्ट, इसको हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। जो लेआउट आपको दिखाई दे रहा है ये जो स्मार्ट आर्ट है, हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे इंसर्ट के अंदर। ये जो हमारा पिक्चर्स के बाद ऑनलाइन पिक्चर्स एंड शेप्स, इनके बाद जो आएगा वो स्मार्ट आर्ट ही आएगा। इसको भी हम आज ही के लेक्चर में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर अभी रहने देते हैं, है ना। इसको हम जब पढ़ेंगे जब भी देख लेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम इसको कंट्रोल Z करते हैं एंड फॉर्मेट पर जाएंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा अरेंज। अरेंज के अंदर पहले हमको दिखाई दे रहा है पोजीशन, ठीक है। अब पोजीशन के अंदर जैसे हमने टेबल के अंदर पढ़ा था कि 9 डायरेक्शंस होती है पोजीशन के अंदर। 9 डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, जैसे यहाँ पर हम 9 पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको 9 डायरेक्शन दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर ये 3 और ये 3 और ये 3, मतलब टोटल 9 डायरेक्शंस। अब 9 डायरेक्शंस होती कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पर टॉप पर दिखाई दे रही है 3, ठीक है। तो टॉप के अंदर पहले तो दिखाई दे रही टॉप लेफ्ट, इसको हम टॉप लेफ्ट बोलते हैं। उसके बाद ये टॉप सेंटर, उसके बाद ये टॉप राइट होती है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सेंटर लेफ्ट हो जाती है, उसके बाद इसको हम बोलते हैं सेंटर। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट आ जाती है सेंटर राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगी ये बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर एंड बॉटम राइट। इस तरीके से 9 डायरेक्शंस में हम पिक्चर्स को रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर रैप टेक्स्ट के अंदर हमने देखा कि इनलाइन विद टेक्स्ट किसी काम का नहीं रहेगा यहाँ पर, है ना। जब हमको पिक्चर को जाम करनी हो, मतलब हम पिक्चर को कहीं पर मूव नहीं करना चाहते आसानी से, वो उस कंडीशन के अंदर हम स्क्वायर इनलाइन विद टेक्स्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। लेकिन अगर हमको पिक्चर को फ्री रखना है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ पैराग्राफ्स इस तरीके से इंसर्ट किए हैं यहाँ पर, है ना। तो इन पैराग्राफ्स के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर हमको पहले दिखाई दे रहा है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर यहाँ पर हमारी पिक्चर इन पैराग्राफ के साथ आसानी से एडजस्ट हो जाती है। देखो हम पिक्चर को कहीं पर भी लेके जाएंगे तो आसानी से वो इन पैराग्राफ्स के साथ एडजस्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो टाइड दिखाई दे रहा है वो भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा, लेकिन बस इसके अंदर क्या रहेगा कि जो हमारे टेक्स्ट रहेंगे वो पिक्चर के साथ थोड़े से और ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे एंड अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर थ्रू एंड टॉप एंड बॉटम यहाँ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी मतलब सेम ऐसे ही रहेंगे, तो बस एक टॉप एंड बॉटम के अंदर हमारी पिक्चर जो रहेगी बीच में आ जाएगी इस तरीके से, एंड पैराग्राफ्स उसके ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर जो नेक्स्ट आता है यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो बिहाइंड टेक्स्ट के अंदर क्या रहेगा कि हमारी पिक्चर जो रहेगी टेक्स्ट के बिहाइंड चली जाएगी, बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब टेक्स्ट फ्रंट पर आ गए हैं पिक्चर के, और हमारी जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के पीछे जा चुकी है, ठीक है।
उसके बाद फिर इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट फ्रंट पर, सॉरी पिक्चर फ्रंट पर आ जाएगी एंड टेक्स्ट पीछे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे व्रैप टेक्स्ट के अंदर ऑप्शंस होते हैं, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैक। ठीक है, ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैक, इसको हम थोड़ा सा शेप्स के अंदर आगे देख लेंगे। जब हम शेप्स पढ़ेंगे वहाँ पर हमको अच्छे से समझ में आएगा ये, इसको यहाँ पर अभी रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सिलेक्शन पेन यहाँ पर इस तरीके से साइड में ओपन होता है एक पैनल। इस पैनल के अंदर यहाँ पर हम पिक्चर को हाइड कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हाइड ऑल कर देंगे तो पिक्चर्स हमारी हाइड हो जाएगी, शो ऑल करेंगे तो पिक्चर शो होने लग जाएगी। मतलब यहाँ पर हम जितने भी पिक्चर्स लेंगे वो सब यहाँ पर शो होगी। जैसे भी पिक्चर हमारी एक है तो यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है पिक्चर 1 करके। ठीक है, यहाँ पर दूसरी कोई सी पिक्चर ले लेंगे तो यहाँ पर पिक्चर 2 करके शो होगी। उसके बाद इसको इसमें से जिस पिक्चर को हाइड करना है उसको हाइड कर सकते हैं, जिसको अनहाइड करना है उसको अनहाइड कर सकते हैं। बस ये चीज़ यहाँ पर सिलेक्शन पेन के अंदर रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा अलाइनमेंट्स के अंदर वही चीज़ रहेगी जो यहाँ पर हमने पोजीशन के अंदर देखी है। ठीक है, 9 डायरेक्शंस, है ना। अलाइनमेंट्स के अंदर हमको दिखाई दे रहा है पहले तो टॉप के अंदर यहाँ पर दे दी उसने टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। उसके बाद मिडिल, तो मिडिल के अंदर यहाँ पर आ जाएगी मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। उसके बाद फिर बॉटम, तो बॉटम के अंदर आ जाएगी बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये टोटल 9 डायरेक्शंस हो गई। ये चीज़ यहाँ पर हम इससे भी कर सकते हैं पोजीशन वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो वहाँ से करने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर ग्रुप्स, तो ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर क्या रहता है, ग्रुप्स को भी हम शेप्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। ग्रुप्स शेप्स के अंदर हमको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, इसको यहाँ पर भी रहने दो। उसके बाद फिर रोटेट के अंदर क्या है, हम इस पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, नॉर्मल चीज़ है। फिर क्रॉप के अंदर यहाँ पर हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके से चारों तरफ ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे पिक्चर को क्रॉप करने के लिए। अब इसमें से पिक्चर को जितनी क्रॉप करना उतनी क्रॉप करेंगे, है ना, इस तरीके से। उसके बाद इस ऑप्शन को बंद करेंगे, उसके बाद हमारी पिक्चर क्रॉप होगी। बंद नहीं करेंगे तो क्रॉप नहीं होगी उस तरीके से। ठीक है, ये क्रॉप हो चुकी है हमारी पिक्चर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर पिक्चर की हाइट एंड विड्थ बढ़ा सकते हैं। और पिक्चर के अंदर क्या रहेगा कि पिक्चर की हाइट बढ़ाओ या फिर विड्थ बढ़ाओ, दोनों साथ में बढ़ने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम हाइट बढ़ा रहे हैं तो विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ रही है। ठीक है, या फिर विड्थ बढ़ा रहे हैं तो हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ पिक्चर के अंदर होती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने फॉर्मेट मेन्यू को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आ जाएगा पिक्चर के बाद पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर्स। ठीक है, तो आई होप कि ये पिक्चर वाला जो फॉर्मेट मेन्यू था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अंदर नॉर्मल चीज़ें, कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे ऑनलाइन पिक्चर्स। Ctrl+Z हमने किया, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। फिर ऑनलाइन पिक्चर के अंदर क्या है, ऑनलाइन पिक्चर के अंदर हम ऑनलाइन कोई सी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको कोई पिक्चर हमारे मोबाइल के अंदर चाहिए, सॉरी लैपटॉप के अंदर चाहिए, जो कि अभी हमारे लैपटॉप के अंदर डाउनलोड नहीं है। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं, हम उस पिक्चर को ऑनलाइन डाउनलोड कर, ऑनलाइन पिक्चर मतलब यहीं से ले सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से सर्च लोडिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर इस सर्च बार के अंदर हमको जिस भी चीज़ की पिक्चर चाहिए वो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमको कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर हम कंप्यूटर टाइप कर देंगे एंड सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर इस तरीके से कुछ नीचे की तरफ हमारे कंप्यूटर्स की पिक्चर्स हमको आ देगा। ठीक है, तो इसमें से कोई सी भी पिक्चर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की पिक्चर। जैसे यहाँ पर हमको ये वाली चाहिए तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर क्लिक किया एंड इंसर्ट किया, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग हो रही है फाइल। एंड अभी इसने कुछ यहाँ पर एरर दे दी है, हम यहाँ पर एक बार और ट्राई करेंगे। कंप्यूटर सर्च किया, इसके अंदर सर्च कर लेते हैं, सर्च, इस पर क्लिक किया हमने एंड इंसर्ट किया, डाउनलोडिंग फाइल। यहाँ पर कभी कुछ एरर इस तरीके से दे रहा है ना। अब आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर आप पिक्चर जब इंसर्ट करोगे तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट होने के बाद यहाँ पर आपने जो इन पिक्चर के अंदर फॉर्मेट मेन्यू पढ़ा है वही सेम फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स के अंदर भी इंसर्ट होगा। ठीक है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर पढ़ा दिया उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं शेप्स को। शेप्स के अंदर क्या है, शेप्स के अंदर यहाँ पर हमको बहुत सारी इस तरीके से उसने शेप्स दे रखी है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कोई से भी शेप को ड्रॉ कर सकते हैं अपने इस फाइल के अंदर, है ना। अब जैसे मान लो हमको यहाँ पर स्क्वायर वाली शेप चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर वाली शेप सेलेक्ट करी, इस तरीके से ड्रॉ कर ली। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमारे पेज के ऊपर इस तरीके से शेप ड्रॉ हो जाएगी।
शेप ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट मेन्यू एंड होगा। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पहले हमको दिखाई दे रहा है इंसर्ट शेप। इंसर्ट शेप के अंदर यहाँ पर हमारी एक शेप ये इंसर्ट हो चुकी है। इसके अलावा कुछ दूसरी शेप हमको चाहिए तो यहाँ पर डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, बहुत सारी शेप्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पर हमको सर्कल वाली चाहिए तो यहाँ पर हमने सर्कल वाली सिलेक्ट करी और ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी सर्कल वाली शेप ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट एडिट शेप। तो यहाँ पर इस शेप को हम एडिट कर सकते हैं। एडिट पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको हम टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी बनाना चाहते हैं वैसे ही बना सकते हैं इस शेप को। ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, है ना, इस तरीके से। और ये एडिट शेप्स होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया टेक हॉरिजॉन्स, तो इस तरीके से यहाँ पर हम शेप्स के अंदर टेक्स्ट वगैरह लिख करके कुछ ग्रीटिंग वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है इसके ऊपर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है हमको। ठीक है, और हम आगे पढ़ते चलेंगे उसको भी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा शेप स्टाइल। जैसे इस शेप की स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ पर शेप्स की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल दे रहा है, कोई सी भी स्टाइल अप्लाई कर दो वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये वाली अप्लाई कर दी हमने। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं, इस शेप को ये फिल कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इसके आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ये हमने इसके आउटलाइन का कलर चेंज कर दिया। अब आउटलाइन थोड़ी सी कम हल्की सी दिखाई दे रही है तो उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर हमको दिया उसने ऑप्शन, तो विड्थ बढ़ जाएगी। उसके बाद फिर आउटलाइन की भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डैशेस वगैरह दे सकते हैं जिस तरीके से पिक्चर के अंदर हमने नेक्स्ट करा था लास्ट वाले में। उसके बाद फिर पिक्चर के अंदर इफेक्ट वही सारे दे सकते हैं हम जो हमने पिक्चर के अंदर शेप्स के अंदर भी इफेक्ट्स वही सारे हम दे सकते हैं जो हमने यहाँ पर पीछे पिक्चर के अंदर अभी अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल है, तो वर्ड आर्ट स्टाइल हमारी इन वर्ड्स के ऊपर अप्लाई होगी। इससे पहले यहाँ पर हम होम के अंदर जा कर के इस वर्ड की थोड़ी सी साइज़ को कम बढ़ा लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद फॉर्मेट कराएंगे एंड यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वर्ड आर्ट स्टाइल हमारे इस तरीके से इस वर्ड के ऊपर अप्लाई होगी। उसके बाद इस वर्ड को हम फिल कर सकते हैं कलर में, है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद इसकी भी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आउटलाइन चेंज होगी, उसकी आउटलाइन की विड्थ वगैरह यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं ना। उसके बाद फिर इफेक्ट के अंदर वही सारी चीज़ें आ जाएगी, मतलब इस वाले टेक्स्ट के अंदर भी यहाँ पर हम इफेक्ट दे सकते हैं ये सारे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर अलाइनमेंट्स आ जाएंगे। अलाइनमेंट्स के अंदर वही चीज़ रहेगी कि इसके अलाइनमेंट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन अभी टॉप है, उसके बाद मिडिल में तो मिडिल में टेक्स्ट आ जाएगा, उसके बाद बॉटम में तो बॉटम में टेक्स्ट चला जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर हम टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल है, उसके बाद इसको हम इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, मतलब वर्टिकली कर सकते हैं ना। इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा पिक्चर्स के अरेंज के अंदर पोजीशन तो हमने पढ़ लिया। वहाँ पर पिक्चर के अंदर वही चीज़ यहाँ पर सेम रिपीट हो जाएगी। फिर वेब टेक्स्ट के अंदर हमने जो पीछे पढ़ा है वही चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक हमने यहाँ पर पीछे छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने जो शेप्स अभी ड्रॉ करी है उनको हटा देंगे। एक शेप यहाँ पर और ड्रॉ कर लेंगे हम, सर्कल वाली। अब इस शेप को इस शेप के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो स्क्वायर वाली शेप है इसके ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया सर्कल वाली शेप को। अब ये जो सर्कल वाली शेप है ये स्क्वायर वाली शेप के ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब हमको इसको सर्कल वाली शेप को स्क्वायर वाली शेप के पीछे भेजना है, तो यहाँ पर हम कर देंगे सेंट बैकवर्ड। इसको हम सेंट टू बैक भी बोलते हैं। इसका नाम यहाँ पर इस वाले वर्जन के अंदर इन्होंने चेंज कर दिया है। जो 2007 वाला वर्जन है उसका नाम यहाँ पर, उसके अंदर इसका नाम यहाँ पर सेंट टू बैक है और इसका नाम वहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इसके नाम चेंज कर दिए। मेरे को उनके प्रैक्टिस है तो इसलिए बार बार वो निकल रहा है मुझसे, है ना। तो यहाँ पर हमने कर दिया सेंट बैकवर्ड, तो ये पीछे की तरफ चला गया सर्कल एंड स्क्वायर फ्रंट पर आ गया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट मतलब ब्रिंग फॉरवर्ड यहाँ पर दे रहा है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड सर्कल के फ्रंट पर सर्कल फ्रंट पर आ जाएगा एंड ये बैक में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम इन दो ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। इस सिलेक्शन पेन वही रहेगा जो हमने यहाँ पर उसके अंदर पढ़ा था अपनी पिक्चर्स के अंदर। फिर अलाइनमेंट्स भी वही रहेगी, उसके बाद रोटेशन भी वही रहेगा। हाइट एंड विड्थ भी इन दोनों के हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बस बच रहा है ग्रुप्स के अंदर क्या है, हाँ ग्रुप्स के अंदर यहाँ पर इन दो पिक्चर्स का हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ी सी छोटी करेंगे शेप्स को। अब जैसे मान लो दो शेप्स है तो इनको हम मूव कर रहे हैं कहीं पर भी या फिर बड़ा छोटा कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग हो रही है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि इन दोनों का एक ग्रुप बना दे ताकि इन दोनों में से किसी भी एक को हम मूव करें तो दोनों साथ में मूव हो,
इन दोनों को छोटे बड़े करें तो दोनों साथ में बड़ी छोटी हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग वाला ऑप्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको इनको ग्रुप्स करना है, तो ग्रुप्स करने के लिए अभी तो यहाँ पर ये ऑप्शन विजिबल ही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन अभी काम ही नहीं कर रहा है ग्रुप वाला, है ना। ये काम कब करेगा, जब यहाँ पर हम कंट्रोल के साथ दूसरी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे। कंट्रोल दबा कर रखना है, कंट्रोल जैसे ही दबाओगे पर आपके इस वाली शेप के ऊपर देखना है प्लस का आइकॉन आ जाएगा, ठीक है। प्लस का आइकॉन आने के बाद यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एंड इसके ऊपर भी क्लिक करोगे। सॉरी, हम यहाँ पर पहले एक शेप को सिलेक्ट करके रखेंगे एंड दूसरी वाली के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से आप ग्रुपिंग वाला ऑप्शन विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको कर देंगे ग्रुप करने के बाद ये दोनों शेप्स ग्रुप हो चुकी है। अब इसमें से किसी भी एक शेप को मूव करोगे कहीं पर भी तो दोनों साथ में मूव होगी, बड़ी छोटी भी करेंगे तो दोनों साथ में बड़ी छोटी होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेप्स को ग्रुप कर सकते हैं, है ना। फिर ग्रुप तो हमने कर दिया, अब अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, अनग्रुप करने के लिए यहाँ पर हम पहले अनग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अनग्रुप के ऊपर हमने क्लिक तो कर दिया लेकिन अभी अनग्रुप नहीं हुई है, देखो दोनों को मूव कर रहे हैं, इसमें से किसी भी एक को तो दोनों साथ में मूव हो रही है, ठीक है। अब ग्रुप करने के लिए यहाँ पर हमने कंट्रोल के साथ क्लिक किया था एक शेप के ऊपर, ठीक है। तो अनग्रुप करने के लिए भी यहाँ पर हम दूसरी शेप के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, तो ये दोनों अनग्रुप हो जाएगी, ठीक है। देखो अब ये अलग हो गई और ये अलग हो चुकी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ग्रुपिंग्स कर सकते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या है, स्मार्ट आर्ट को भी हम यहाँ पर अभी क्लियर कर लेंगे। स्मार्ट आर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो स्मार्ट आर्ट के अंदर क्या होता है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको ग्राफिक्स के फॉर्म में कोई चीज़ बनानी है फाइल के अंदर, तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन से बना सकते हैं। जैसे लिस्ट बनानी है किसी चीज़ की ग्राफिक्स के फॉर्म में, उसके बाद प्रोसेस, तो किसी चीज़ की हम प्रोसेस होती हुई शो करवाना चाहते हैं ग्राफिक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर हमको प्रोसेस के लिए भी उसने ग्राफिक्स के लेआउट बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद साइकिल, तो किसी चीज़ का रिसाइकल हमको बनाना है ग्राफिक्स के फॉर्म में, तो वो भी हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर उसने बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे हिरारिकी है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर वगैरह है। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला ये वाला सेलेक्ट किया, सिंपल एंड ओके किया। तो फर्स्ट वाला लेआउट सेलेक्ट करने के बाद ओके किया है। अब इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को हम इंसर्ट करेंगे अपने फाइल के अंदर, तो यहाँ पर डिज़ाइन और फॉर्मेट मेन्यू ऐड होंगे, मेन्यूज़ बार के अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जो हमको अलग अलग शेप्स दिखाई दे रही है ग्राफिक्स की, इसके अंदर हम कोई डेटा फिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने फिल कर लिया डेटा DCA एंड इसके अंदर फिल कर लिया नेक्स्ट वाली शेप के अंदर PGDCA। उसके बाद यहाँ पर हमने फिल कर लिया टेली, ठीक है। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर ऐड शेप के अंदर हमको दे रहा है वो ऐड शेप के अंदर हम यहाँ पर डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो डाउन एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसके अंदर पहले हमको ऑप्शन दे रहा हुआ ऐड शेप आफ्टर एंड ऐड शेप बिफोर मतलब क्या होता है, बिफोर मतलब पहले होता है, ठीक है, एंड आफ्टर मतलब बाद में होता है। तो यहाँ पर हमने अभी PGDCA वाली शेप को सिलेक्ट कर रखा है। अब हमको इसके बाद में एक शेप चाहिए, मतलब इसके इस वाले साइड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ऐड शेप आफ्टर कर देंगे, तो इसके बाद में एक शेप खाली आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके पहले एक शेप चाहिए, तो यहाँ पर हम कर देंगे ऐड शेप बिफोर, तो इसके पहले एक शेप आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर ऐड बुलेट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस शेप के अंदर, इस स्मार्ट आर्ट के अंदर बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं। इसको बुलेट्स के ऊपर आप एक क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ बुलेट्स आ जाएगी एंड यहाँ पर बुलेट्स के फॉर्म में आप कोई भी चीज़ लिख सकते हो। अब नॉर्मली ये चीज़ यहाँ पर यूज़ में नहीं आएगी, है ना, जो बुलेट्स हैं उनका यहाँ पर हम कोई यूज़ नहीं करेंगे, तो इस ऑप्शन को पढ़ने से कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैंने जो आपको जैसे बताया, जिस तरीके से यहाँ पर हमने होम के अंदर जो बुलेट्स पढ़ी थी वैसे ही सेम वो वर्क वहाँ पर करेगी, ठीक है। कोई चीज़ नहीं उसके अंदर, तो आप कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है टेक्स्ट पेन के अंदर यहाँ पर हमारे इस तरीके से साइड के अंदर एक टेक्स्ट पेन ओपन होता है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ फिल करते हैं तो वो इस शेप्स के अंदर फिल होती है, ठीक है। और उसके बाद हम इंटर करेंगे यहाँ पर, तो एक नया शेप इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज़ करना है तो यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं, Ctrl+Z किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा प्रोमोट एंड डिमोट भी यहाँ पर बुलेट्स के अंदर काम करता है, तो इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा राइट टू लेफ्ट के अंदर यहाँ पर हम शेप्स को मूव कर सकते हैं राइट टू लेफ्ट की साइड। जैसे हमने यहाँ पर PGDCA वाली शेप को अभी सिलेक्ट कर रखा है, इसके राइट साइड में है टेली, इसके लेफ्ट साइड में है DCA, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट हमने जैसे ही करा तो जो लेफ्ट में थी वो राइट में चली गई और जो राइट में थी वो लेफ्ट में आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से राइट टू लेफ्ट मूव कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना। उसके बाद मूव अप एंड मूव डाउन के अंदर जैसे यहाँ पर PGDCA वाली दिखाई दे रही है पहले, टेली वाली दिखाई दे रही है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हम PGDCA वाली को बाद में भेज सकते हैं मूव डाउन करके, ठीक है। तो ये इधर चली जाएगी, फिर इसको नीचे भेजना है तो नीचे चली जाएगी मूव डाउन करके, फिर लास्ट में चली जाएगी। मूव अप करेंगे तो ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है।
ये मूव अप एंड मूव डाउन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं हम। यहाँ पर बहुत सारे लेआउट हमको दे रहा है, कोई सा भी ले लेंगे। उसके बाद फिर मोर लेआउट के ऊपर जाएंगे तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे सामने जो हमारा स्टार्टिंग में ओपन हुआ था। अब जैसे साइकिल बनाना है किसी चीज़ का हमको रिसाइकल, तो रिसाइकल वाले शेप को सिलेक्ट किया, स्मार्ट आर्ट को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर ओके किया, तो इस तरीके से रिसाइकल का एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, 3D इफेक्ट वगैरह। ठीक है, इस तरीके के है ना। और फिर यहाँ पर उसके बाद लास्ट आ गया रीसेट ग्राफिक्स। रीसेट ग्राफिक्स के अंदर इसके अंदर हमने जो भी स्टाइल वगैरह कलर वगैरह अप्लाई किए हैं वो सारे रीसेट हो जाएंगे और हमारा ग्राफिक्स पहले जैसा इंसर्ट हुआ था वैसा इंसर्ट यहाँ पर होकर के आ जाएगा। ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम जो फर्स्ट वाला लेआउट हमारा था उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन मेन्यू कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर क्या है, पहले फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है शेप्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की, डिज़ाइन के अंदर क्या हो रहा था कि यहाँ पर हम कलर वगैरह स्टाइल वगैरह चेंज कर रहे थे तो पूरा ग्राफिक्स के ऊपर एक साथ ये स्टाइल्स अप्लाई हो रही थी। ठीक है, लेकिन अब जो फॉर्मेट मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इन शेप्स को अलग अलग सेलेक्ट करके इनके ऊपर हम स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर PGDC वाली शेप को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर पहले आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन चेंज शेप, तो अब इस इंडिविजुअली एक शेप को हम किसी दूसरे शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने हार्ट वाली शेप ले ली तो यहाँ पर हार्ट वाली शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कोई सी दूसरी शेप ले लेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर ये शेप कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअली यहाँ पर शेप्स के ऊपर हम स्टाइल्स फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लार्जर एंड स्मॉलर से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लार्ज पर क्लिक जितना क्लिक करेंगे उतना बड़ा हो जाएगा ये शेप, स्मॉलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा शेप स्टाइल। शेप स्टाइल के अंदर यहाँ पर इसकी स्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल को चेंज करने के बाद फिल कर सकते हैं इस शेप को। फिल करने के बाद इसके आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं जो कि हमने पढ़ा था पीछे, है ना, शेप्स के अंदर पूरा। उसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइल के अंदर यहाँ पर इसकी वर्ड के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ में हमने पढ़ी थी, वर्ड को फिल कर सकते हैं, आउटलाइन दे सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद फिर वो याद आएगा हमारा अरेंज के अंदर जितनी भी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं सारी। ठीक है, दोबारा से इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा स्मार्ट आर्ट के बाद चार्ट यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको देख लेना, समझ लेना अच्छे से। चार्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इसके अंदर भी चार्ट के बहुत सारे लेआउट्स दे रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट के अंदर हमको फर्स्ट वाला ये वाला लेआउट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा कोई सा भी लेआउट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारी समझ के बाहर जाएगा। ठीक है, ये क्लियर बात है। अब यहाँ पर हमको फर्स्ट वाला ये वाला लेआउट सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कोई सा भी यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा आसानी से। हमने ये वाला सिलेक्ट किया, उसके बाद ओके किया। अब चार्ट को जब हम इंसर्ट करेंगे तो चार्ट को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको इस तरीके से एक एक्सेल की शीट ओपन दिखाई दे रही है ना। अब इसको हम यहाँ पर एक्सेल की शीट बोलते हैं, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल होता है ना, वो वाली शीट यहाँ पर इंसर्ट होती है। ठीक है, अब इस शीट के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, इस शीट के अंदर हमको एक डेटा फिल करना पड़ता है। वो डेटा जो यहाँ पर हम इस इस चार्ट के अंदर शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम किस तरीके का डेटा यहाँ पर चार्ट के अंदर शो करवाना चाहते हैं वो डेटा यहाँ पर हम फिल कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम स्टूडेंट्स की मार्कशीट का डेटा शो करवाना चाहते हैं इस चार्ट के फॉर्म में, है ना, मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं स्टूडेंट्स के उसको हम चार्ट के फॉर्म में, मतलब ग्राफ के फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो स्टूडेंट्स का डेटा फिल कर लेंगे कि किस स्टूडेंट के कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले तो स्टूडेंट्स का नाम फिल करेंगे, जैसे अजय। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम दूसरे वाले का फिल करेंगे, विजय, संजय एंड विकास। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आ जाएंगे नंबर्स, जो भी स्टूडेंट के जितने भी नंबर्स आए हैं जिस सब्जेक्ट के अंदर उतने नंबर यहाँ पर उसको दे देंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे जो भी एक्टिविटी अभी हो रही है चार्ट के अंदर उसको भी इग्नोर कर दीजिए, मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा पूरा डेटा फिल करने के बाद। ठीक है, 80 एंड 60 एंड यहाँ पर 50, 40, 90। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से डेटा हमने यहाँ पर फिल कर लिया है। ठीक है, डेटा फिल करने के बाद नॉर्मली इस वाली जो शीट हमको दिखाई दे रही है एक्सेल की, इसको हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने डेटा हमारा आ चुका है चार्ट के अंदर, जो हमने
एक्सेल की शीट के अंदर फिल किया था, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमको जो हमने नेम्स फिल करे थे वो नेम्स हमको शो हो रहे हैं यहाँ पर इन कॉलम्स के नीचे, मतलब जो चार्ट के कॉलम जा रहे हैं इनके नीचे यहाँ पर हमको शो हो रहे हैं नेम्स, ठीक है। जैसे ये अजय के कॉलम से, ये विजय के कॉलम से, ये संजय के कॉलम से, ये विकास के कॉलम से, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पर आपको कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो कलर इन कॉलम के हैं वो कलर यहाँ पर हमको शो हो रहा है। जैसे हिंदी का कलर कौन सा है, यहाँ पर ब्लू है, तो यहाँ पर जो ब्लू वाले कॉलम जितने भी दिखाई दे रहे हैं हमको वो सब हिंदी के हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर यहाँ पर शो हो रहा है येलो, तो मतलब येलो वाले जितने भी कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे इंग्लिश के हैं। उसके बाद जो ब्राउन वाला मैथ्स कलर दिखाई दे रहा है वो मैथ्स के साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ब्राउन वाले जितने भी कॉलम्स हैं वो मैथ्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मार्क्स को किस तरीके से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स के, वो चीज़ यहाँ पर समझना है हमको। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अजय के हिंदी के अंदर कितने मार्क्स आए, तो हिंदी वाला कॉलम कौन सा है, ब्लू वाला। अजय कहाँ पर है, यहाँ पर। वो अजय वाला कॉलम, अजय के अंदर हिंदी वाला कॉलम जहाँ तक के जा रहा है वो अजय के मार्क्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अजय वाला कॉलम, हिंदी वाला कॉलम जा रहा है 90 तक, तो अजय के हिंदी के अंदर आए हैं 90 मार्क्स। उसके बाद मैं पूछूँ आपसे कि अजय के इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स आए, तो अजय के इंग्लिश के अंदर आए हैं 40 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इसके मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स आए, तो मैथ्स के अंदर इसके आए हैं 70 मार्क्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हर स्टूडेंट का हम देखेंगे। जैसे विजय का हिंदी के अंदर देखना है तो उसका आए हैं 80, इंग्लिश के अंदर 60, मैथ्स के अंदर 50। इस तरीके से यहाँ पर चार्ट का डेटा हम समझ सकते हैं, ठीक है। यह आसान तरीका है उसका समझने का, सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। और चार्ट का जो लेआउट हमको ये वाली सिलेक्ट करना है जो हमने अभी सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर डिज़ाइन मेन्यू आता है। डिज़ाइन मेन्यू के अंदर पहले आपको दिखाई दे रहा है ऐड चार्ट। अब इस डिज़ाइन मेन्यू का हम उल्टा पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। उल्टा पढ़ते हुए चलेंगे तो ये हमको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि जो पुराना वाला वर्जन था 2007 उसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है डिज़ाइन मेन्यू ये उल्टा था। मतलब जो आपको यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही है लास्ट में वो ये वाली सारी चीज़ें उस वाले वर्जन के अंदर स्टार्टिंग में थी, यहाँ पर थी, ठीक है। तो मेरे को प्रैक्टिस है यहाँ पर इधर से पढ़ाने की, तो मैं इधर से आपको पढ़ाता हुआ चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पहले क्या दिखाई दे रहा है, चेंज चार्ट टाइप। चेंज चार्ट टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे हम तो वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा हमारे सामने जो स्टार्टिंग में ओपन हुआ था। मैंने आपको जब बताया था कि आपको इस वाले लेआउट के अलावा कोई सा भी यहाँ पर लेआउट सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई सा भी चार्ट का टाइप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर करोगे इस तरीके से एंड ओके करोगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी कि कौन सा कॉलम कितने मार्क्स शो करवा रहा है एंड किस तरीके से शो करवा रहा है ना। तो नॉर्मल यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ये वाला सेलेक्ट करेंगे। देखो ये वाला हमने सेलेक्ट किया तो ये भी समझ में नहीं आएगा आसानी से इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर नंबर से जो है तो बहुत दूर दूर की कैटेगरी इसके अंदर शो करवा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम कोई सा भी लेआउट सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा हमको, ठीक है। हमको यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर ओके कर देना है। फर्स्ट वाला हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एडिट डेटा। रिफ्रेश डेटा को अभी छोड़ दीजिए। एडिट डेटा के अंदर क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमने यहाँ पर डेटा फिल किया था हमारे एक्सेल के अंदर उसके अंदर हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एडिट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से वही हमारी एक्सेल की शीट हमारे सामने ओपन होकर के आएगी। ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गई हमारे सामने एक्सेल की शीट। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमको किसी स्टूडेंट का नाम चेंज करना है, गलत लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद किसी के मार्क्स वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके अजय के 90 है तो यहाँ पर हमने कर दिए 50, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एडिट हो गया है, 50 पर आ गया है कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा को एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्टेड डेटा। तो सिलेक्टेड डेटा के अंदर क्या कर सकते हैं हम, जितना डेटा हमको चार्ट के अंदर शो करवाना है उतने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको इतना डेटा चार्ट के अंदर शो करवाना है, मैथ्स वाले कॉलम को हमको छोड़ देना है, तो यहाँ पर हमने इतना सेलेक्ट किया एंड इस वाले ऑप्शन के अंदर, इस वाले डायलॉग बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर कर देंगे ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी मैथ्स वाला कॉलम हट चुका है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश शो हो रहा है, मैथ्स वाला हट चुका है ना। अगर हमको मैथ्स वाला फिर से शो करवाना तो यहाँ पर कर देंगे सिलेक्टेड डेटा एंड यहाँ पर कर देंगे चार्ट को सिलेक्ट, उसके बाद ओके, मैथ्स वाला कॉलम फिर से शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं सिलेक्टेड डेटा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारा स्विच रोज एंड कॉलम्स। स्विच रोज एंड कॉलम्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इनसे रोज एंड कॉलम्स को एक दूसरे की जगह पर स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन विजिबल नहीं है। विजिबल कब होगा, ऑन कब होगा, जब यहाँ पर हमारी एक्सेल की शीट ओपन रहेगी, ठीक है। तो एक्सेल की शीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर नॉर्मली हम एडिट डेटा पर जाएंगे एंड यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एडिट डेटा इन एक्सेल 2030। तो यहाँ पर पूरी एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है, इस वाले ऑप्शन से। ये देखिए यहाँ पर पूरी एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। यहाँ पर मिनिमाइज़ करने के बाद अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन विजिबल है, ठीक है, स्विच रोज एंड कॉलम्स।
क्योंकि अभी यहाँ पर हमने मिनिमाइज़ करके रखा है इस एप्लीकेशन को, ठीक है, क्लोज़ नहीं किया है। क्लोज़ कर देंगे तो वो ऑप्शन फिर से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको स्विच रोज एंड कॉलम्स को ऊपर नीचे। तो अब देखो यहाँ पर अब क्या हुआ है, जो नेम्स हमारे कॉलम्स के नीचे थे वो यहाँ पर आ चुके हैं कलर्स के साथ, ठीक है। वो जो सब्जेक्ट हमारे कलर्स के साथ थे वो यहाँ पर आ चुके हैं कॉलम्स के नीचे, ठीक है। अब इनको समझने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब इनको हम सब्जेक्ट वाइज समझेंगे। जैसे यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे कॉलम्स, ये सब्जेक्ट हमारे हिंदी है, हिंदी के कॉलम्स समझेंगे, ठीक है। ये इंग्लिश के कॉलम्स, ये मैथ्स के कॉलम्स, ठीक है। अजय वाले के साथ शो करवा रहा है ब्लू कलर, तो मतलब ब्लू वाले कॉलम्स सारे के सारे अजय के हैं। विजय के अंदर शो करवा रही है येलो, तो येलो वाले कॉलम ऑरेंज वाले कॉलम्स हमारे सारे विजय के हैं। ब्राउन वाले कॉलम्स हमारे संजय के हैं। येलो वाला कॉलम हमारा विकास का है, ठीक है। अब इसको समझेंगे किस तरीके से। अब विकास, तो विकास के हिंदी के अंदर कितने मार्क्स है, तो यहाँ पर हम देखेंगे विकास कहाँ है, ये रहा, ठीक है, येलो वाला कॉलम। हिंदी कहाँ है, ये रहा। विकास कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर 40 तक, तो मतलब हिंदी के अंदर विकास के 40 मार्क्स हैं, ठीक है। इंग्लिश के अंदर विकास के कितने हैं, तो इंग्लिश वाला यहाँ पर है, इंग्लिश के अंदर विकास के जा रहे हैं 80 तक। उसके बाद मैथ्स के अंदर उसके जा रहे हैं 90 तक। तो इस तरीके से समझेंगे इसको हम, ठीक है। तो इसको समझने का तरीका अलग हो जाएगा। एक तरीका ये होता है ना, जो कि पहले वाला हमने समझा था, और उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है। तो आपको जो भी इजी लगे उससे हम समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेट के अंदर क्या रहेगा। अब फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर हम इन सारे चार्ट्स के अंदर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इतना एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। इन कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नंबर सेलेक्ट हो जाएंगे। इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर हम कॉलम चार्ट के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले जो हमको दिखाई दे रहा है करंट सिलेक्शन के अंदर चार्ट एरिया हमारा पूरा चार्ट का एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा चार्ट बना हुआ है हमारा। ये पूरा एरिया हमारा चार्ट एरिया कहलाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारा चार्ट टाइटल, तो जो चार्ट का टाइटल शो हो रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस हमारी यहाँ पर ये वाली है जिसके अंदर सब स्टूडेंट्स के नाम शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के बाद आ जाएगा लीजेंड्स हम किसको बोलते हैं, लीजेंड्स हम उनको बोलते हैं जो यहाँ पर कलर्स के साथ नाम शो होते हैं, उनको हम लीजेंड्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड्स, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्लॉट एरिया कौन सा एरिया कहलाता है, जिसके अंदर हमारा चार्ट बना हुआ रहता है, ठीक है। जहाँ तक हमारी ग्रिड लाइन्स जाती है वो हमारा प्लॉट एरिया कहलाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा वर्टिकली वैल्यू एक्सिस। तो वर्टिकली वैल्यू एक्सिस यहाँ पर ये वाली हो गई, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली वैल्यू एक्सिस मेजर ग्रिड लाइन्स, तो ग्रिड लाइन्स जो हमारी दिखाई दे रही है, ये जो आड़ी लाइन्स जा रही है ये सिलेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सीरीज़ वाले, मतलब सीरीज़ के अंदर जो हमारा हिंदी वाला कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, मैथ्स वाला कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है उनको अलग अलग हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके भी, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदी वाला कॉलम है, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका कलर वगैरह चेंज करना है, इसके ऊपर स्टाइल वगैरह अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट सिलेक्शन पर। एंड फॉर्मेट सिलेक्शन पर जाने के बाद इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ फिल वगैरह कर सकते हैं, कलर वगैरह, ठीक है। जैसे सॉलिड फिल किया, सॉलिड फिल करने के बाद यहाँ पर कलर इसके अंदर हमने चेंज कर दिया, रेड कर दिया, एंड ये रेड कलर यहाँ पर फिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेट सिलेक्शन से यहाँ पर हम करंटली सिलेक्शन करके एंड उन चीज़ों के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा रीसेट टू मैच स्टाइल। रीसेट टू मैच स्टाइल के अंदर क्या करेंगे, हम इनके ऊपर जो भी हमने फॉर्मेट्स अप्लाई किए, स्टाइल्स अप्लाई करिए, उनको सबको एक ही बार में रीसेट कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मल पहले जैसा हो जाएगा वो, ठीक है। फिर इंसर्ट शेप यहाँ पर काम में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इस चार्ट के अंदर हम कुछ भी शेप्स वगैरह इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह ही नहीं इतनी इसके अंदर कि हम कोई शेप वगैरह इंसर्ट कर दें, है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा शेप स्टाइल। तो शेप स्टाइल के अंदर यहाँ पर जैसे ये हिंदी वाला हमारा कॉलम है, इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये वाली अप्लाई हो गई, इसके अंदर ये वाली अप्लाई कर दी, शेप पर भी ये वाली अप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद इसको फिल कर सकते हैं, फिल के बाद आउटलाइन दे सकते हैं, उसके बाद इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीरीज़ आ जाएगी, जैसे वर्ड आर्ट स्टाइल है तो वर्ड आर्ट स्टाइल वहाँ पर अप्लाई होगी जहाँ पर कुछ वर्ड्स वगैरह लिखे रहेंगे। जैसे ये लीजेंड्स है तो लीजेंड्स के अंदर वर्ड्स लिखे हुए, तो लीजेंड को सिलेक्ट किया एंड उनके ऊपर अप्लाई कर दिए स्टाइल, तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इनको हम फिल कर सकते हैं, फिल करने के बाद यहाँ पर हम उसको आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं उसके हम, ठीक है, इस तरीके से। उसके अंदर इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट वो आ जाएगा अरेंज के अंदर पोजीशन के बाद टेक्स्ट रैप,
और फिर वही ब्रिंग टू फ्रंट एंड टू बैक वगैरह, इसमें से बहुत सारी चीज़ें चार्ट के अंदर काम करेगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं करेगी। ठीक है, तो जो जो चीज़ें काम करे उसको आपने कर देना, जो जो चीज़ें ना काम करे उसको आपने छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अभी हमारा फॉर्मेट मेन्यू भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर लगभग हमने इलस्ट्रेशन के अंदर सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पर इतनी यूज़फुल चीज़ नहीं है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने इस वर्ड की फाइल के अंदर उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो आपने करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारा एप्स। तो एप्स भी यहाँ पर कोई नॉर्मली इतना हमारे यूज़ में आने वाली चीज़ नहीं है, इसको हम बाद में कभी हुआ तो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो अगर हमको कोई से चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर अपनी फ़ाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो वगैरह का हमारे वर्ड के अंदर कोई काम नहीं रहता है। ठीक है, इसका प्रेजेंटेशन के लिए इसका जो काम रहता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो इसको नॉर्मली जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, उसके अंदर यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हम वीडियोस कवर कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाएगा लिंक्स। अब लिंक्स हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, है ना, तो इसको हम आने वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे इस पूरे इंसर्ट को जो भी हमारे इसके अंदर छूटा हुआ है अभी तक, उसको सभी को कवर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट बटन बचा हुआ है हमारा उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।